गैसियस वॉल्यूम के लिए हम लोग गै-लुसैक का लॉ पढ़ेंगे। सबसे पहले इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड लिखिए तो। स्टेटमेंट लिख लो, उसके बाद हम एग्जाम्पल पर समझाएंगे ना, तब ये स्टेटमेंट समझ में आएगा। क्या हुआ? ये सिंगल नहीं होगा, ये सिंपल रेशियो। देखिए, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो सबसे पहला है वो कंडीशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। आपको दो चीज को क्या करना है? कांस्टेंट किस किस चीज को? टेम्परेचर को और प्रेशर को। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन। जब दो गैस आपस में कंबाइंड हो रहा हो या प्रोड्यूस हो रहा हो, तो कहता है कि केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। ये ऐसा करने के दौरान अपने वॉल्यूम रेशियो को सिंपल रेशियो में रखता है। अब इसका क्या मतलब है, आप इसको रिएक्शन पर समझिए, वो ज्यादा बेहतर आप समझेंगे। हर दिन तुम्हारा एगो पेज उड़ता है, फिर आज हो रहा है, उठाओ उसको। कुछ खास नहीं है तो उसको बाहर फेंक दो आज। आज दिन बना के फेंक ही दो उसको बाहर। रोज दिन जब वही उड़ रहा है तो अगला दिन से नहीं उड़ना चाहिए। रोज दिन एक के पेज उड़ता है। यानी देखें उसमें क्या है, उधर संभाल के काहे रख ले। और कागज फिर यहीं फाड़ के फेंकना, जेबी में रखो। चलिए इधर देखिए, रिफ्लेक्शन आता है, वो खाली रहता है तो ब्लैक पर ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है। चलो देखो तो यहाँ, ये कौन सा गैस है? हाइड्रोजन। ये जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन गैस के साथ, तो रिएक्शन करने के बाद ये बनाता है H2O। सबसे पहले बताइए कि क्या ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है? ये बैलेंस नहीं है, तो आप सबसे पहले इसको बैलेंस कर दो। यहाँ दो हाइड्रोजन है, वहां दो हाइड्रोजन है। यहाँ पर ऑक्सीजन दो है, वहां पर एक है। यदि एक है तो इसको हम दो कर दें, तो यहाँ पर चार हो गया। तो चार हो गया हाइड्रोजन, तो यहाँ पर दो लिख दें तो बताइए चार हो जाएगा कि नहीं? अब ऐसी स्थिति में सुनिएगा ध्यान से, अब हल्ला मत कीजिए प्लीज। आप इस केमिकल रिएक्शन को प्रैक्टिकली कैसे करवाएंगे, हम इस पर थोड़ा बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि दो डिफरेंट वैसल आप ले लिए, दो अलग अलग बर्तन आप ले लिए। जो टेम्परेचर इसका है वही टेम्परेचर इसका है। मतलब टेम्परेचर दोनों जगह कांस्टेंट है, तो दोनों में समान टेम्परेचर आपको लेना पड़ेगा। प्रेशर भी क्या है? कांस्टेंट। तो जो प्रेशर गैस का यहां होगा, हाइड्रोजन गैस का, जो इसमें कौन सा गैस भरा हुआ है? हाइड्रोजन, और इसमें ऑक्सीजन। तो वही प्रेशर इसका भी होना चाहिए। तो जो प्रेशर उसका है वही प्रेशर इसका भी है। जब आप इस दोनों को मिलाएंगे, तो मिलाएंगे तब ना रिएक्शन होगा। अलग अलग बर्तन में रखने पर रिएक्शन कभी भी पॉसिबल है क्या? तो मिलाएंगे तो रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने के बाद ये क्या बना देगा? H2O। इस रिएक्शन के दौरान आप देखिएगा कि इसका यदि आप 200 ml लेते हैं, इसका वॉल्यूम, हाइड्रोजन गैस का यदि वॉल्यूम आप 200 ml लेते हैं, तो आपको ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम जो है ना, ये केवल कितना लेना पड़ेगा? 100 ml।
ऐसा आप आगे जब बढ़ेंगे केमिस्ट्री में स्टेचियोमेट्री पढ़ेंगे तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। यहाँ थोड़ा हम आपको समझा देते हैं, देखिए कितना समझ में आता है। ऑक्सीजन का यहाँ कितना मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहा है? एक। और हाइड्रोजन का यहाँ कितना मॉलिक्यूल भाग ले रहा है? दो। तो इसका जितना वॉल्यूम आप लीजिएगा ना रिएक्शन कराने के लिए, उसका 2 टाइम्स ज्यादा लेना पड़ेगा। किसका? हाइड्रोजन का। तो इस हिसाब से यदि हम इसका 200 ml लेंगे तो उसका 100 ml लेना पड़ेगा। इसका यदि 400 ml लेंगे तो उसका 200 ml लेना पड़ेगा। अब दोनों का रेशियो निकालिए तो ये कितना आएगा बताइए? दोनों गैस का रेशियो क्या आएगा? 200/100। ये कितना आ जाएगा? 2:1। बताइए, ये एक सिंपल रेशियो नहीं है? यदि इसी में आप एक दूसरा रिएक्शन देखिए, N2 हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल बनाता है। आप यदि इसका 100 ml लेते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, तो आपको हर हाल में इसका कितना लेना पड़ेगा? 300 ml। फिर आप एक बार रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 100/300, 1:2। आई बात समझ में? बस यही ये नियम कहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। इसमें आगे जब आप केमिस्ट्री पढ़िएगा तब वहां पर आपको एक नई बात सीखने के लिए मिलेगी। आप थोड़ा उसको देखिए क्या मिलेगा सीखने को। बताइए तो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके क्या बनाया है? अमोनिया। तो अमोनिया का भी तो कुछ वॉल्यूम बनेगा ना? ये कितना ml बनेगा? पहले बताइए कितने लोगों को पता है ये कितना बनेगा? हाथ खड़ा कीजिए, बोलिए कितना बनेगा? 400। और किन्हीं का कोई और कोई जवाब है? 400 ही बनेगा? जानिए ये गलत है। ये 400 नहीं बनेगा। कुछ आदमी 800 बोल रहे हैं, ये भी गलत है। ये बनेगा 200। ये सही है। अब आपका दिमाग झंझना गया होगा कि नाइट्रोजन का 100 ml, इसका 300 ml, मिलके 400 ml होता तो ये 200 कैसे हो गया? एक्चुअल में गलती आप कहाँ की है आपको पता है? आप इस पर अप्लाई कर दिए लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। क्या हम मास की बात कर रहे हैं? ये तो वॉल्यूम की बात हो रही है। और लॉ, ये वॉल्यूम कंजर्वेशन कुछ नहीं होता है। वॉल्यूम कंजर्व रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, वो अलग अलग केस में अलग अलग बातें होती है। वॉल्यूम बढ़ भी जाता है कभी, कभी वॉल्यूम घट भी जाता है, कभी वॉल्यूम इक्वल भी रहता है। लेकिन मास के साथ ऐसा बात नहीं है। चाहे केमिकल रिएक्शन कोई भी हो, रिएक्टेंट जितना खर्च हुआ है टोटल जोड़ के प्रोडक्ट बनेगा। तो ये सब बात आप आगे सीखिएगा। ये सच में वॉल्यूम 200 ml ही बनेगा, उससे ज्यादा बनने वाला नहीं है। और यदि आप थोड़ा सा यहाँ समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए कि नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है? 3। तो टोटल रिएक्टेंट का पार्टिकल कितना है? 4। एक हाइड्रोजन का और 3, सॉरी, एक नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन का। लेकिन इसके पश्चात जो प्रोडक्ट बनता है इसमें अमोनिया का कितना पार्टिकल बनता है? 2 पार्टिकल। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि ज्यादा पार्टिकल मिलके कम पार्टिकल का निर्माण कर रहा है, तो ज्यादा वॉल्यूम मिलके कम वॉल्यूम का ना निर्माण करेगा, कम वॉल्यूम को ना ऑक्यूपाई करेगा। आई बात समझ में? तो इसी से संबंधित ये बात यदि अभी नहीं समझ में आए तो ज्यादा परेशान नहीं होना है। हम बस आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये सब बता दिए, ताकि आपको एक इंटरेस्ट ये भी रहे कि ये सब भी कुछ होता है और आपको ढंग से सीखना चाहिए कि ये क्या होता है, कैसे होता है, कैसे हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन फिलहाल हम अभी वॉल्यूम पर बात नहीं करेंगे इधर, क्योंकि वो सब कई लॉ को और फॉलो करता है जो गैसेस स्टेट में आप पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये समझ में आया कि जब ये कंबाइंड हुआ तो कैसे सिंपल रेशियो दे रहा है? दोनों एग्जाम्पल उतार देंगे तो पहले ये एग्जाम्पल। अच्छा, कोई ये कहेगा कि सर आप इसका 200 ml नहीं है, हमको मन है इसका 150 ml लेने का। तो सुन लो, तुम 150 ml ले न लोगे, लेकिन ये रिएक्शन करेगा कितने के साथ? 100 ml के साथ। 50 ml वाला जो वॉल्यूम है वो बचा हुआ ही रह जाएगा, वह रिएक्शन करने में भाग नहीं लेगा। माधव को बोलो तो पर्दा खोल देगा।
जानो ऑफिस में जाके बोलो, कर देगा वो। जाओ उसको बोलो ना, कर देगा। आगे बढ़ने क्या, अगला एग्जाम्पल उतारिए। ये इसका अगला एग्जाम्पल है। नहीं है। उसको भी बढ़िया से थोड़ा खींचो तो। पर्दार खींचना समेटना सीखो, उम्र हो रहा है धीरे धीरे। अरे हो गया उसको, वो हो गया। इसको करो ढंग से। बीच से थोड़ा इधर करो। वो बीच है। अब देखो तुम होशियार हो गया, तुमको पर्दा खींचना और आ गया। कौन चीज? हटाएं इसको। वही सारा बात यहाँ लिखा हुआ है, इसको आपको नहीं लिखना है। आगे हेडिंग डालिए तो। लिखिए वोगैड्रोस लॉ। हाँ, पंचायत ला दी हुई है तुम्हें? तुम सरपंच है रे? बाहर निकल के लग रहा है लड़ने के मूड में है। हो गया लिखा हुआ। देखिए, ये लॉ थोड़ा कंट्राडिक्शन वाला है। आप इसके लैंग्वेज से पकड़िए। आप ऐसा लॉ कोई नहीं पढ़े होंगे आज तक जिसमें लिखा हुआ होगा होना चाहिए। वो कन्फर्म लिखता है होता है, कोई सस्पेंस क्रिएट नहीं करता है। इस लॉ में देखिए लिखा हुआ है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर शुड कंटेन। डेफिनेटली डेफिनेटली नहीं बोल रहा है, एक अंदाजा लगा रहा है कि ऐसा होना चाहिए। और आप यकीन मानिए वो गाड्रो एक बहुत बड़ा माथा वाला आदमी था। जिस समय किसी चीज की खोज नहीं हुई थी उस समय ये इन्होंने कह दिया था कि यदि आप ये इनके द्वारा कही गई बात क्या है पहले आप इसको समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या बोले ये। आप क्या कीजिए, दो अलग अलग बर्तन लीजिए। एक बर्तन में भर लो हाइड्रोजन गैस और एक बर्तन में भर लो नाइट्रोजन गैस। अब आप क्या कीजिए, इसका जो टेम्परेचर लिए हैं वही टेम्परेचर इसका भी लीजिए। जो प्रेशर इसका लिए हैं वही प्रेशर इसका भी लीजिए। और जो वॉल्यूम इसका लिए हैं वही वॉल्यूम इसका लीजिए। पिछली बार दो चीज कांस्टेंट था, इस बार तीन चीज कांस्टेंट है। तो उन्होंने कहा कि यदि आप प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम दो या दो से अधिक गैस के लिए कांस्टेंट कर देते हैं तो इस बर्तन के अंदर उपस्थित जो गैस होगा उसके मॉलिक्यूल्स की संख्या आपस में समान होगी। यदि इसमें 1 करोड़ हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होगा तो निश्चित है इसमें 1 करोड़ नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होगा। इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बाद में साइंटिस्ट ने दूसरे साइंटिस्ट ने इनसे पूछा कि ये बात जो आप बोले हैं इसका कोई प्रूफ है आपके पास या इसको प्रूफ कर सकते हैं?
तो एवोगाड्रो के पास इसको प्रूफ करने के लिए कोई बात नहीं थी, इसीलिए यहाँ के आगे कोई स्टेटमेंट ना उन्होंने दिया, ना कोई मैथमेटिकल चीज आया। लेकिन उन्होंने कहा कि ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए, उन्होंने ये कहा। इसके बाद जब इन्होंने प्रूफ नहीं दिया ना, तो आगे के साइंटिस्ट ने क्या कहा, कहा कि बूढ़ा पगला गए हैं, ये होना चाहिए, क्या क्या बोल रहे हैं, साबित कीजिए। जब वो साबित नहीं किए, तो इनके उस नियम को गलत साबित कर दिया गया, और उस समय ये नियम मृतप्राय हो गया, गलत हो गया। 10-20 साल 30 साल ये गलत ही माना गया। बाद में आइडियल गैस इक्वेशन की खोज हुई, पीवी बराबर एनआरटी, और पीवी बराबर एनआरटी पर बताया गया कि जब वॉल्यूम स्थिर रहे, टेम्परेचर स्थिर रहे, प्रेशर स्थिर रहे, तो जितना जितना मोल, ये मोल वाला बात तो अभी आप नहीं समझ पाएंगे चूंकि अब आगे ही सब पढ़ना है, या फिर ऐसे समझ लीजिए, ये साबित हुआ कि दो डिफरेंट बर्तन में यदि आप दो डिफरेंट गैस रखे हुए हैं, और यदि प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं, तो वास्तव में दोनों में मॉलिक्यूल्स की संख्या आपस में समान होती है। बाद में जब जाके ये बात साबित हुआ, तो फिर तब तक तो बेचारे एवोगाड्रो कब कब का मर चुके थे। बाद में जाके उनके नियम को फिर से बुक में लाया गया, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो ओरिजिन उसका एवोगाड्रो ही है। तो आप इस बात को लिख लीजिए, और इतने पर ये नियम समाप्त हो जाता है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ अभी नहीं है। इसका डिटेल आप पढ़िएगा जब आप गैसियस स्टेट पढ़िएगा, गैस लॉ पढ़िएगा, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़िएगा, तब आपको ये डिटेल में मिलेगा। तो आप ये लाइन लिख के छोड़ दीजिए। ये समझ में आया कि ये क्या कहना चाह रहे थे। अब इसका छठा पॉइंट लिखिए, छठा और लास्ट है ये थोड़ा टफ है। द लॉ ऑफ रेसिकल प्रोपोर्शन और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। सबसे पहले आप इसके स्टेटमेंट को लिखिए। स्टेटमेंट आपको कुछ नहीं बुझाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। हम पहले एग्जाम्पल समझाएंगे, एग्जाम्पल समझाने के बाद तब स्टेटमेंट पढ़ेंगे और एग्जाम्पल पर उसको अप्लाई करेंगे, तब आपको हर बात समझ में आ जाएगी। तो 3 दिन में आपको एक असाइनमेंट मिलेगा, आगे मूल कंसेप्ट स्टार्ट होने वाला है, अब न्यूमेरिकल वाला टॉपिक सब आ रहा है धीरे धीरे। अभी तक जितना बोर्ड पर हम लिखते थे आप उतना लिख लेते थे, अब आपको बोर्ड पर लिखने के अलावा खुद से बहुत सारा काम करना पड़ेगा, इसीलिए अब थोड़ा एक्टिव मोड में आ जाएंगे आप लोग। अभी तक यदि आपका छूटा उटा हुआ भी है ना, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब छूटेगा तो फर्क पड़ेगा। और अब यूट्यूब पर भी वीडियो कंटिन्यू नहीं जाएगा, डिसकंटिन्यू होगा। क्या होता है, नहीं डेली जाने पर नुकसान हो रहा है हमको। अब वीडियो 10 10 वीडियो में एगो डालेंगे। उसमें भी वो डालेंगे जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा। क्या स्टेटमेंट पूरा कर चुके हैं आप? इसका पहले एग्जाम्पल देखिए। अच्छा, स्टेटमेंट से कुछ समझ में आया कि वो क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं समझ में आया, वो आएगा भी नहीं।
समझाने के बाद तो जल्दी समझ में नहीं आता है लोगों को। देखो इधर, हम चेंज कर रहे हैं इसको। देखिए यहाँ, हम तीन एलिमेंट लेते हैं। एक लेते हैं कार्बन, एक लेते हैं ऑक्सीजन और एक लेते हैं हाइड्रोजन। तो ये रहा कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। आप एक बात बताओ, कार्बन यदि डी हाइड्रोजन के साथ जुड़े तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़कर CH4 का निर्माण करेगा। तो हम कार्बन को हाइड्रोजन के साथ सेपरेटली रिएक्ट करवा रहे हैं। क्या बना देगा ये? CH4। आप बताइए कि कार्बन और हाइड्रोजन का इसमें जो मास का रेशियो है, वो मास का क्या रेशियो है? कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। कार्बन का कितना? 12। और एक हाइड्रोजन का एक होता है, लेकिन है तो 4 हाइड्रोजन ना। कितना? 4। तो हम लिख देते हैं 12:4। अब आप क्या करो, ऑक्सीजन का रिएक्शन करा दो किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? H2O। तो आप यहां लिख दो H2O। अब आप यहां पर क्या करो, एक बार फिर से दोनों एलिमेंट का रेशियो निकाल लो। और यहां पर जो रेशियो आप निकालिए वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का निकालिए, या फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को वो भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो कितना आएगा बताइए? ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन का एक, तो दो हाइड्रोजन का दो। अब आप स्टेटमेंट पर जाइए और उस स्टेटमेंट को पढ़ पढ़ के तब हम आगे का काम करें। लिखा हुआ है व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स, जब दो अलग अलग एलिमेंट, हम जो दो अलग अलग एलिमेंट माने हैं उसमें पहला एलिमेंट है कार्बन और दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, कंबाइंड सेपरेटली। ये दोनों सेपरेटली कंबाइन हो रहा है किससे? विथ विथ ए फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। सेपरेटली विथ ए फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। पहले आप ये बताइए कि थर्ड एलिमेंट यहां कौन है? हाइड्रोजन। कह रहा है कि व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड सेपरेटली विथ ए फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। टू डिफरेंट एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन, जो सेपरेटली रिएक्ट कर रहा है किससे? हाइड्रोजन के फिक्स अमाउंट से। तो हाइड्रोजन के फिक्स अमाउंट से यहां रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले आप इस बात को चेक कीजिए। यहां पर हाइड्रोजन कितना ग्राम होगा? 4। वहां पर कितना ग्राम है? 2। तो क्या ये फिक्स मास हुआ? ये डिफरेंट मास हो गया ना। तो पहले आप उसको फिक्स कीजिए। यहां पर थर्ड एलिमेंट है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का मास हमको फिक्स करना है, कांस्टेंट करना है। तो यहां 4 है तो वहां भी क्या करना पड़ेगा? 4। 4 करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब ना रेशियो सेम रहेगा। तो बताइए ये कितना होगा? 32:4। अब आप बताइए कि हाइड्रोजन का 4 ग्राम यहां भी है, हाइड्रोजन का 4 ग्राम यहां भी है, हाइड्रोजन का 4 ग्राम कार्बन के 12 ग्राम के साथ जुड़ा है, और हाइड्रोजन का 4 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम के साथ जुड़ा है। जब कार्बन को सेपरेटली हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया गया और जब ऑक्सीजन को सेपरेटली हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया गया। अब समझ में आया कि अभी तक का बात क्या है? जो स्टेटमेंट है उसके अनुसार क्या समझ में आया कि ये क्या क्या हम लिखे? When two different elements, that is carbon and oxygen,
combined separately with a third element that is hydrogen, combined separately with fixed mass of third element. fixed mass कितना लिया गया? 4 हाइड्रोजन से रिएक्शन किया गया. तो आगे कहता है कि द रेशियो इन विच दे डू सो, वह रेशियो जिसमें पहला दोनों एलिमेंट ऐसा कर रहा है, तो वो रेशियो कौन सा है बताइए? तो पहला दोनों एलिमेंट का, पहला दोनों एलिमेंट कौन है? कार्बन और ऑक्सीजन. तो हम यदि कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालें, उस मास का रेशियो निकालें जो हाइड्रोजन के फिक्स मास के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो बताइए तो क्या क्या रेशियो आएगा? कार्बन का 12, 4 के साथ 12 रिएक्शन किया कार्बन, और हाइड्रोजन के 4 के साथ ऑक्सीजन 32 ग्राम रिएक्शन किया. तो बता, इसको आप सिंपल रेशियो में लेके जाएंगे तो मान लीजिए कुछ ना कुछ कट के, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ना कुछ कट के आएगा ना, उसको काटने की जरूरत नहीं, आप ऐसे समझ जाएंगे. तो बताइए कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या आया? 12:32. और कार्बन और ऑक्सीजन का यह वह रेशियो है जो थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन के एक फिक्स मास के साथ रिएक्शन करा है, और कोई दूसरा नहीं है. दूसरा कोई रहता था तो बताओ, ये 12 और 16 का भी रेशियो आ सकता था, लेकिन हम 12-16 का रेशियो नहीं लिए क्योंकि हमको थर्ड एलिमेंट का एक फिक्स मास लेना है. तो हाइड्रोजन के फिक्स मास को जब हम 4 किए हैं तो हम देख रहे हैं कि कार्बन का 12 मिल रहा है और ऑक्सीजन का 32 मिल रहा है. अब फिर से स्टेटमेंट पर आइए. रेशियो इन विच दे डू सो विल बी द सेम और सम सिंपल मल्टीपल. ये कहता है कि ये या तो बराबर होगा या उसका सम सिंपल मल्टीपल होगा. कब? ऑफ द रेशियो, या किसके? ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइंड विथ इच अदर. यहां पर आप क्या कीजिए, कार्बन और ऑक्सीजन को साथ कंबाइंड करवा दीजिए. बताइए कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? CO2. आप एक काम करो, कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्शन करवा दो, क्या बनेगा? ये CO2. और अब आप क्या कीजिए, डायरेक्ट जब ये रिएक्शन किया तो यहां भी इसका मास का रेशियो आप निकाल लीजिए. कार्बन का कितना आएगा? 12. और ऑक्सीजन का कितना आएगा? 32. इसी के बारे में कहा कि जब दो अलग अलग एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के एक फिक्स मास के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो इस दोनों अलग अलग एलिमेंट का वह मास जो थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास के साथ रिएक्शन किया है, उसका रेशियो एग्जैक्ट वही होगा जब वो दोनों आपस में डायरेक्ट रिएक्शन करके किसी तीसरे कंपाउंड का निर्माण करें. अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि यहां पर 12 और 32 का ना रेशियो आया था, और जब ये डायरेक्ट रिएक्शन किया तो भी क्या आया? 12 और 32. बताइए ये रेशियो समान हुआ कि नहीं? लेकिन इसमें इतना ही नहीं कहता, इसमें कहता है कि ये या तो एग्जैक्ट सेम होगा, विल बी द सेम, और सम सिंपल मल्टीपल, या हो सकता है कि सेम यदि नहीं हुआ तो सिंपल मल्टीपल में होगा. जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड ही तो नहीं बनाता है, क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो बनाता है, CO भी तो बनाता है. तो बताइए यहां पर आप क्या लिखेंगे? 16. हाँ या ना? तो 16 दूना 32, क्या सिंपल मल्टीपल नहीं है? 16x2, 16x3, 16x4 करके यदि आंसर मिल रहा है तो वही तो सिंपल मल्टीपल है. सिंपली आप उसको 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही आएगा. तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर CO2 लेके हम चलते हैं तो एग्जैक्टली इक्वल आता है. इसी बात को यदि आप एक और एग्जाम्पल में समझना चाहें तो उसको देखिए. मान लीजिए कि सल्फर, मान लीजिए कि कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करता है. और थोड़ा बताइए तो इसके साथ रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा? CO2. इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? SO2. इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? CH2. ये पहला और ये दूसरा एलिमेंट है और ये तीसरा एलिमेंट है. पहले थर्ड एलिमेंट का मास कांस्टेंट कीजिए, उसके लिए आपको रेशियो पर जाना पड़ेगा. यहां तो कांस्टेंट ही है. कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या निकलेगा बताओ? 12:32. इसका 32:32. सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, सल्फर का 16 होता है, 16x2 कर देंगे तो 32 हो जाएगा. अब बताइए ऑक्सीजन का मास यहाँ भी 32, ऑक्सीजन का मास यहाँ भी 32, थर्ड एलिमेंट का मास 32 पर फिक्स हुआ. तो बताइए कार्बन और सल्फर का क्या रेशियो आया यहाँ पर? 12:32. अब आप क्या कीजिए, कार्बन और सल्फर का डायरेक्ट रिएक्शन करा दीजिए. कार्बन और सल्फर जब डायरेक्ट रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? CH2. अब यहां पर इसका मास का रेशियो निकालिए.
तो कार्बन का आ जाएगा 12 और सल्फर का, एक सल्फर का 32, 32 दूना 64। बताइए कि 12 32 12 64, क्या ये सिंपल मल्टीपल नहीं आ गया? पिछले केस में एग्जैक्ट सेम आ गया था, इस केस में सिंपल मल्टीपल आ गया। यही तो लॉ कहता है। यही बात समझ में, यही था इसका लास्ट नियम। आप इस दोनों को एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए। पहला एग्जाम्पल ये लिख लो, दूसरा एग्जाम्पल वो लिख लो। एक एग्जैक्ट सेम वैल्यू दे रहा है और एक सिंपल मल्टीपल दे रहा है। कल होगा आप लोगों का टेस्ट, और टेस्ट होगा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 9th लेवल, क्वांटम नंबर, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो पार्ट आपको बताया गया था, ऑर्बिट सब ऑर्बिट ऑर्बिटल के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आप ऑर्बिट वाइज सब ऑर्बिट वाइज और ऑर्बिटल वाइज पढ़े हैं उससे होगा। और फिर अभी जो आप पढ़े हैं ये क्या पढ़े हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th, मतलब 4 टॉपिक को मिला के। कल सैटरडे है, कल टेस्ट होगा, टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। आपको सिर्फ एक पेज और एक पेन की जरूरत पड़ेगी, बाद में तो पेज भी हम आपको देंगे, अभी एमआर सीट खत्म हो गया है। कल टेस्ट देने आइए। नहीं जाना नहीं है, फिर रुकिए, मतलब हम बोल रहे हैं ऐसे ही। कल टेस्ट देने आइए, और परसों संडे है, संडे को छुट्टी रहेगा। मंडे से मूल कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल उतारिए। अगला टॉपिक जो हमारा होगा उसका नाम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। अभी पिछला बैच में खिस्सा सुना रहे थे, कोई सुनना नहीं चाह रहा था, इसलिए तुमको सुनाएंगे नहीं, लेकिन खाली यही बताएंगे कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा खिस्सा सुनना है, ठीक है। आप एक काम कीजिए, कॉपी कलम पहले मोड़ के रख लीजिए, वो बंद करके रखिए बैग में। हो गया। एक चीज़ और, जो लोग लेट से आए हैं, सवेरे आए हैं, क्लास छूटा हुआ है, टेस्ट सब लोग दीजिए, कम नंबर आएगा, यही ना? क्या फर्क पड़ जाता है, यहाँ कौन यूपीएससी का एग्जाम चल रहा है कि आपको रैंक लाना है? कम नंबर आएगा तो आएगा, किसी का भी नंबर पब्लिक नहीं किया जाएगा, सबका कॉपी आपके हाथ में मिल जाएगा। आपको जिसको बताने का मन होगा बताइए, नहीं बताने का मन हो मत बताइए, लेकिन टेस्ट सब लोग दीजिए, क्योंकि बेसिक बात है ना, बहुत सारा बात आप पहले से भी पढ़े हैं, बहुत सारा चीज अब आप पढ़े, तो थोड़ा अपना परफॉर्मेंस देखिए कि क्या है, क्वेश्चन कितना होगा। वो जब हम देने लगेंगे तो हमको नहीं पता है कितना देंगे, हम उठाएंगे सीधे क्वेश्चन में, क्वेश्चन लिख देंगे। चलो किस्सा सुनो। ये किस्सा एक्चुअल में मूल कंसेप्ट से संबंधित बात है। कोई दुकानदार, सुनिए, कोई दुकान चलाना चाहता है, किराना दुकान, तो किराना दुकान यदि चलाना चाहता है तो उसको किलोग्राम का, ग्राम का, मिलीग्राम का, इस सब का कंसेप्ट पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत जोड़ घटाव गुना भाग भी उसको आना चाहिए। कोई आदमी मांगेगा 5 केजी चीनी, दे देगा उसको 50 केजी, या 500 ग्राम दे देगा। 50 केजी दे देगा तो लेके चला जाएगा, 500 ग्राम दे देगा तो मार के थोपिया देगा, दोनों स्थिति में उसका नुकसान हो जाएगा। तो दुकान को चलाने के लिए
यूनिट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। या जैसे आप ही दुकान पर जाते हैं, कहिएगा कि हमको 5 चीनी दीजिए, पूछेगा क्या, फिर दोबारा रिपीट कर दीजिएगा कि 5 चीनी चाहिए। पहले ऊपर से लेके नीचे तक देखेगा कि रंग रूप से कहीं पागल तो नहीं है, कहीं दिख गया तुम सही, और तीसरी बार जैसे ही बोला कि 5 चीनी दीजिए, समझ जाएगा वो खिजला रहा है, तुम उसको मार के 500 दे के भगा देगा वहां से। तो ये बात ऐसा, ये दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि आप 5 बोल रहे हैं, आप 5 kg, 5 मन, 5 क्विंटल, ये कुछ बोल नहीं रहे, यूनिट नहीं बोल रहे, तो वो आदमी समझ नहीं पा रहा है आपकी बातों को। तो जिस तरह से दुकान को चलाने के लिए किलोग्राम, ग्राम, तराजू, बटखरा इस सब का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार केमिस्ट्री की दुकान चलाने के लिए तो यूनिट का आना बहुत अति आवश्यक है। उसमें एक यूनिट है मोल, और एक यूनिट है ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे तुम दुकान पर जाते हो तो बटखरा होता है ना, 1 kg वाला, ग्राम वाला बटखरा। तो जो लोग तौलते हैं वो केजी में तौलते हैं या ग्राम में तौलते हैं? सुन लो अब ध्यान से, तौलते हम भी हैं, लेकिन हमारा बटखरा किलोग्राम और ग्राम का नहीं है। हमारा बटखरा जो है वो किस चीज का है? मोल का है। और किसका है? ग्राम इक्विवेलेंट का है। जब तक हम अपने बटखरा को सही ढंग से नहीं समझ लेंगे, क्या केमिस्ट्री की दुकान चल पाएगी? इसी कड़ी में जो सबसे पहला बटखरा है वो क्या है? मोल। तो हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे कौन चीज? मोल। इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सच पूछिए तो ये कोई चैप्टर नहीं है, ये एक्चुअल में केमिस्ट्री में आने वाला टर्म में सबसे ज्यादा बार आने वाला टर्म है। फिजिकल केमिस्ट्री का चाहे कोई भी यूनिट पढ़ो, बिना मोल के तुम पढ़ ही नहीं सकते हो, समझ में ही नहीं आएगा कुछ, क्योंकि हम बार बार बात करेंगे मोल में। अभी जैसे आप दुकान पर जाइए और दुकानदार को बोलिए कि हमको 10 मोल ग्लूकोज चाहिए, 10 मोल ग्लूकोज चाहिए। तो जैसे एक बार बोला 10 मोल, तो बोलेगा ठीक है, फिर बोलेगा क्या बोले, बोलिएगा 10 मोल। तो 10 मोल क्या होता है वो तो समझेगा नहीं, चूंकि दुकानदार को सच में इसके बारे में नहीं मालूम। इतना मालूम होगा तो फिर हमारी तरफ पढ़ा रहा होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि आप कुछ गलत नहीं बोले। 10 मोल ग्लूकोज, हम जो तौलते हैं ग्लूकोज को वो मोल में तौलते हैं, और दुकानदार जो तौलते हैं उसको ग्राम में तौलते हैं, किलोग्राम में तौलते हैं। एक्चुअल में 10 मोल ग्लूकोज जो होगा ना, ये 1.8 kg होता है, या यही 1800 ग्राम होता है। आपको समझना पड़ेगा ना कि 10 मोल 1.8 kg और 1800 ग्राम कैसे होता है। अच्छा एक बात बताइए, 1 kg गेहूं कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। 1 kg ग्लूकोज कितना ग्राम होगा? 1000 ग्राम। 1 kg शुगर कितना ग्राम होगा? 1000 ग्राम। लेकिन यदि हम 10 मोल ग्लूकोज लिए तो कितना ग्राम हुआ? 1800 ग्राम। इसी के जगह पर यदि आप 10 ग्राम सुक्रोज ले लेंगे तो ये होता है 3420 ग्राम। अब देखिए, मोल में तो दोनों बराबर है ना, लेकिन ग्राम में अंतर है। तो आपको समझना पड़ेगा कि हम मोल को ग्राम में कैसे बदलेंगे, ग्राम को मोल में कैसे बदलेंगे, क्योंकि हमको हर एक क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है मोल की, और क्वेश्चन हमको हमेशा देता है कौन चीज? ग्राम, किलोग्राम। तो ग्राम और किलोग्राम को पहले बदलना पड़ेगा मोल में, और मोल से तब फिर आपको केमिस्ट्री में काम करना पड़ेगा। तो जितना आसान आप इसको समझ रहे हो उतना आसान है भी नहीं है। इसमें 10 दिन 12 दिन का समय लगता है, तब जाके आप मोल को पूरी तरह से समझ पाते हैं। इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं जिसको हम लोग मंडे से शुरू करेंगे पढ़ना। कल टेस्ट होगा, संडे को छुट्टी रहेगा। अभी आप लोग बैठे रहेंगे,